इलस्ट्रेशन नंबर 5, जैसे हम लोग ने कल 2 क्वेश्चंस किए थे, एक क्लास में किया था, एक होमवर्क दिया था, सेम वैसे ही उसी के बेस पे इलस्ट्रेशन 5 है ना। देखो ये थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत परफेक्ट हो जाएगा, ज्यादा कुछ टफ आते भी नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट वाला हो गया। अभी आज मैं तुम्हें शेयर्स वाला भी सिखा दूंगा, मजा आएगा। करें इस क्वेश्चन को, बहुत इजी। देखो, इन 2011 Messrs. Y Limited issued 12% fully paid debentures of 100 each. Interest being payable half yearly on 30th September and 31st March. तो ये तो समझ में आ गया कि हमें इंटरेस्ट कब कब मिलने वाला है, सितंबर और मार्च में। On 1st December 2012, Messrs. Bull and Beer purchased 10,000 debentures of these debentures at 101x interest price. x इंटरेस्ट है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और आगे ऑल्सो पेइंग ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट ऑन द परचेज। तो बताओ इसका परचेज प्राइस कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले 10,000 डिबेंचर्स है, 10,000 डिबेंचर्स इंटू 101, यही करोगे। कितना आ रहा है बताओ ये, 10,10,000। ठीक है, 10,10,000 तो ये आ गया। अब इसमें क्या प्लस करोगे बताओ, ब्रोकरेज, क्योंकि खरीदा है तो हम लोग ब्रोकरेज प्लस करेंगे। कितना प्लस करोगे, 1%, 10,20,100, ये तुम्हारा परचेज प्राइस आ गया। अब बताओ इसके अंदर इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है, कब खरीदा तुम लोग ने ये, दिसंबर, तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, सितंबर में। सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर, 2 महीने का इंटरेस्ट किस पे निकालोगे, 10 लाख पे। 10 लाख का 12% और 2 महीने का, बताओ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है। तो इंटरेस्ट तुम्हारा 20,000 आ गया। तो अब डेबिट साइड पे तुमने खरीदा है, कहां लिखोगे, डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट। बताओ नॉमिनल वैल्यू में कितना आएगा, 10 लाख, इंटरेस्ट में कितना आएगा, 20,000, और कॉस्ट में कितना आएगा, 10,20,100। बताओ ये समझ में आया सबको, ठीक है। ऑन 1st March 2013 द फर्म सोल्ड ऑल द डिबेंचर्स, सारे बेच दिए। सारे मतलब कितने बेचे, 10,000 बेचे। कितने में बेचे, 103 एक्स इंटरेस्ट अगेन पेइंग ब्रोकरेज 1%। तो बताओ अब क्या करोगे, 10,000 इंटू 103, 10,30,000। इसमें से क्या माइनस करोगे, ब्रोकरेज, 10,19,700, ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस। अब बताओ इसके अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है, कब बेचा, डेट चेक करो, 1 मार्च। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, मार्च में तो अब आएगा ना बेटा, सितंबर में मिला होगा। तो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, 5 मंथ का इंटरेस्ट निकालो, 10,000 पे 5 मंथ का इंटरेस्ट, 2 महीने का 20 है तो 5 महीने का 50,000 आ रहा है, 50,000। तो इंटरेस्ट तुम्हारा कितना आ गया, 50,000। देखो ये तुम लोग क्वेश्चन ओरली भी कर सकते हो। तुमने खरीदा कितने में, 10, 20, 100 में। बेच कितने में रहे हो, 10, 19, 700। प्रॉफिट की लॉस, खरीदा 10,20,100 में ना, और बेच कितने में रहे हो, लॉस में, 400 का लॉस है, 400 का ये लॉस बराबर। और तुम्हें इंटरेस्ट मिला कितना, 50। जब बेचोगे तो इंटरेस्ट मिलता है, और जब खरीदोगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो तुम्हारा नेट कितना प्रॉफिट हुआ, 30,000। तो तुम जब इंटरेस्ट वाला कॉलम क्लोज करोगे तुम्हें 30 वो पीएनएल में चला जाएगा। आया समझ में, सॉल्यूशन दिखाऊं, देखो सब सब कुछ देख लो, जो अपन ने वर्किंग किया सब कुछ है कि नहीं। वन को हम लोग ने 10 लाख का डिबेंचर्स खरीदा, उस पर इंटरेस्ट का वर्किंग अपन ने किया 20,000 बराबर। ये कॉस्ट भी समझ में आ गया कैसे आया, इंटरेस्ट करके। फिर हम लोग डिबेंचर्स को बेच दिए 10, ये 50 कैसा आया समझे, 5 मंथ का जो इंटरेस्ट था, मैं बेचा 10 लाख। तो अब देखो खरीदा इतने में था, लॉस, क्लोजिंग बैलेंस कुछ होगा नहीं क्योंकि सारे डिबेंचर्स क्या कर दिए, बेच दिए। इंटरेस्ट तुम्हें मिला है 50 और तुमने दिया 20, तो तुम्हारा 30,000 का इंटरेस्ट कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कुछ लिखाने की जरूरत है, करने की जरूरत है, ओरली समझ में आ गया क्योंकि कैलकुलेशन तुम्हें सब समझ में आ गई, ठीक है। तो चलो अब कुछ नया करेंगे आज। हेडिंग लिखना, फर्स्ट तुम लोग ने क्या लिखा था, मेरे ख्याल से फर्स्ट देखो क्या पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट इन, देखना जरा, डिबेंचर्स, ठीक है। अब लिखो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स,
नया हेडिंग डालना। सेकंड, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। बताओ शेयर्स और डिबेंचर्स में डिस्टिंग्विश खुद से करो। शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या क्या डिफरेंस होगा? पहला, शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा और डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड, डिबेंचर्स में फिक्स्ड मिलता है कि भाई जैसे भी देखा आपने कि 2 महीने का नहीं मिला तो वो एक्रू हो गया, लेकिन शेयर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। बोल सकते हो क्या 2 महीने का एक्रू हो गया, 3 महीने का एक्रू हो गया? नहीं, वो तो कंपनी ने जब तुम्हें दिया है तब तो पूरे साल भर का ही मिलेगा, है ना। अब पहले अपन समझ लेते हैं फिर लिखते। देखो समझो ये फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। मैंने इसके शेयर्स खरीदे समझो 1 जून 2022 को, मैंने यहाँ पे इसके समझो 10,000 शेयर्स खरीद लिए, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो मैंने कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर दिया? 1 लाख। अब समझो ये कंपनी मुझे 1 अगस्त 22 को क्या दे रही है? डिविडेंड। ठीक है, अब बताओ मुझे डिविडेंड कौन से ईयर का मिल रहा है? डिविडेंड कौन से ईयर का मिलता है बताओ? पिछले साल का डिविडेंड इस साल मिलता है ना। मतलब ये जो डिविडेंड मिला है तुम्हें वो कौन से पीरियड का है? बताओ, ये पीरियड का है, करेक्ट है। अब बताओ क्या इस पीरियड में मेरे पास शेयर्स थे क्या? नहीं, तो ये कौन सा डिविडेंड होगा? प्री एक्वेशन डिविडेंड। समझ में आया? ये मेरा कौन सा डिविडेंड होगा? प्री एक्वेशन। अच्छा, ये डेट अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। देखो ये डेट मैं बीच में लेके आ जाता हूं। मैंने ये खरीदा समझो 1 नवंबर 21 को। मैंने शेयर्स कब खरीदे? 1 नवंबर 21 को। अब कंपनी मुझे 1 अगस्त को क्या दे रही है? डिविडेंड दे रही है। समझो वो डिविडेंड का अमाउंट 10% है, तो मुझे डिविडेंड कितना मिलेगा? 10,000। अब बताओ इस 10,000 को कैसे ट्रीट करोगे? इनकम तो पहले भी थी, वो प्री एक्वेशन इनकम थी। अब इसको कैसे करोगे? तो अब याद रखना, बताओ तुम लोग एक बार ट्राई करो वापस। ये जो डिविडेंड है कौन से ईयर का मिला है? हाँ, बस यही समझना है अपने को। मतलब इसके पहले का जो मुझे डिविडेंड मिला है वो कौन सा होगा? प्री एक्विजिशन। और शेयर्स खरीदने के बाद जो मुझे डिविडेंड मिला है वो कौन सा है? पोस्ट एक्विजिशन। नवंबर को खरीदा ना, तो नवंबर के कंपनी तो थी ना ऑलरेडी, कंपनी तो थी। मैंने 1 नवंबर उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, करेक्ट। अब उसके पहले तो मेरे पास शेयर्स थे नहीं, तो उसका प्रॉफिट का मुझे बाद में डिविडेंड मिल रहा है ना। डिविडेंड तो अगले साल ही मिलता है ना बेटा। प्रपोज डिविडेंड एक टर्म सुना है तुम लोग ने? प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? लास्ट ईयर डिक्लेयर करते हैं और मिलता कब है? नेक्स्ट ईयर। इंटरिम तो उसी साल मिल जाएगा, इंटरिम उसी साल मिल जाएगा। वो इंटरिम अपने इसमें नहीं आता, अपने सिर्फ अपने को प्रपोज डिविडेंड पढ़ना है। तो ये समझ में आया कि भाई एक बार और याद करोगे, जैसे इसमें अभी अपन ने कंसोलिडेशन पढ़ा था, ठीक है। मैंने इस डेट को एक कंपनी को खरीदा, तो इस जो इस जो कि वो पोस्ट इक्वेशन सेम फंडा यहाँ पे भी यूज करना है। मेरे शेयर्स खरीदने के पहले के जो भी डिविडेंड होंगे वो कौन से डिविडेंड होंगे? प्री एक्वेशन। और उसके बाद के क्या है? पोस्ट एक्वेशन। अच्छा, प्री एक्वेशन को रिकॉर्ड कहां पर? यूज इन्वेस्टमेंट, याद आ रहा है? उसमें भी ऐसे कर पैसे माइनस करते थे, तो सेम वही फंडा यहाँ पे यूज करना है। तो प्री एक्वेशन डिविडेंड क्या करता है? मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को क्या करेगा? कम करेगा। तो पोस्ट एक्वेशन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पीएनएल में। बस समझ गए तुम लोग सब? हाँ, ठीक है। और एक चीज जो हम लोग ने, ये जो क्वेश्चन आता है देखो, जैसे अभी ये जो जस्ट क्वेश्चन किया, इसमें ये फंडा खत्म हो जाएगा कि 2 महीने का डिविडेंड, 3 महीने का डिविडेंड, ये सब आएगा ही नहीं। ये खाली किस में होता है? डिबेंचर्स में होता है।
तो अगर क्वेश्चन में डिविडेंड के बारे में कुछ बोले ही नहीं है तो इस कॉलम को भी तुम हटा सकते हो। तो वहां कॉलम्स क्या आएगा बताओ? फेस वैल्यू, डिविडेंड और कॉस्ट। अगर डिविडेंड नहीं है तो डिविडेंड के कॉलम को भी क्या कर दो, इग्नोर कर दो। आया समझ में? तो चलो लिख लेते पहला थोड़ा बहुत। हाँ, एक, हाँ हाँ, वो पूरा फ्री होगा। पोस्ट कितना है ना? चलो अभी लिखते जाओ थोड़ा सा इसमें। डिविडेंड इज रिसीव्ड, dividend is received on shares, dividend is received on shares which is not fixed। तो इस बात से एग्री होते हो? जो अपने को डिविडेंड मिलेगा वो कोई फिक्स नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ accrued dividend, there is no concept of accrued dividend। समझ में? ये भी क्या पॉइंट है कि वो ओपनिंग बैलेंस में, क्लोजिंग बैलेंस में जब खरीदा तो उसमें कोई accrued dividend कोई होता ही नहीं वैसा। थर्ड पॉइंट, प्री एक्विजिशन dividend, pre-acquisition dividend is adjusted, ये important, adjusted against the cost of investment। Pre-acquisition dividend is adjusted against the cost of dividend, sorry, cost of investment। Next point, post-acquisition dividend, post-acquisition dividend is credited to statement of P&L, is credited to statement of P&L। और next, sale proceeds of rights, sale proceeds of rights are credited to statement of P&L। ठीक है? इसमें एक छोटा सा ऐड कर देना, ये जो क्रेडिटेड लिखा ना, यहाँ पे ए लिख देना और एक बी और पॉइंट लिख लो। एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्पेशल केस। एक पॉइंट और लिखना, कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स आर ऑलवेज nil। cost of bonus shares are always nil।
है। चलो एंट्रीज भी लिख लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये क्या है? फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट या फॉर परचेज ऑफ शेयर्स। सेकेंड अपने को क्या मिल रहा है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो फर्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। थर्ड एंट्री इस डिविडेंड को हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर? अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और अगर पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड मिल रहा है हमें, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, सीधा पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा। ये आ गया अपना पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। अब करेंगे कुछ एग्जांपल। हाँ लिख सकते हैं, फिर उसको सीधा पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हैं। चलो अभी लिखते हैं कुछ एग्जांपल। पर एग्जांपल करेंगे छोटे छोटे बेसिक एंट्री सबने लिख ली होप सो। लिखो शेयर्स परचेज्ड ऑन 1st June 2021 for rupees 96,000. Dividend received on 1st July 2021 for the period 2020-2021 rupees 14,000. Find cost of investment. Find cost of investment. छोटा सा क्वेश्चन। बताओ, तुम लोग बताओ क्या करोगे? रीजन माइनस करने का रीजन प्री एक्विजिशन डिविडेंड है ना। देखो हमने शेयर्स कब खरीदे? 1 जून को। और कंपनी ने डिविडेंड कब डिक्लेयर किया? 1 जुलाई को। लेकिन कौन से ईयर के लिए? 2021। जब 2021 में मेरे पास शेयर्स थे ही नहीं, तो जो उस पीरियड का मुझे जो डिविडेंड मिल रहा है वो कौन सा डिविडेंड है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। करेक्ट। तो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 96,000 माइनस 14,000, तो आंसर इज 82,000। ये तुम्हारा आंसर आ गया 82,000। ठीक है। एक और एग्जांपल, एग्जांपल 2। शेयर्स परचेज्ड on 1st Jan 2021 for rupees 5 lakh.
dividend received on 1st October 2021 for the financial year 2021 रुपीज 75,000। पहले क्वेश्चन को समझो अच्छे से, कितना प्री होगा? कुछ तो पोर्शन प्री होगा, है ना? अब वो मुझे निकालना पड़ेगा। देखो फाइनेंशियल ईयर 2021 है, मतलब वो मेरा कहां से स्टार्ट होगा बताओ? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल 2020 से लेके 31/3/2021। ठीक है, अब मुझे डिविडेंड कब मिल रहा है बताओ? 1 अक्टूबर को मिल रहा है बेटा डिविडेंड। 1 अक्टूबर 21 को मुझे डिविडेंड मिल रहा है, पर कौन से पीरियड का मिल रहा है? 2021 का। मैंने ये डिबेंचर शेयर्स कब खरीदे? तो 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2021 को। मुझे टोटल डिविडेंड कितना मिला है बताओ? तो 75,000। मुझे यहाँ का पूरा टोटल डिविडेंड मिला है 75,000। तुम लोग बताओ कौन सा प्री है कौन सा पोस्ट है? हाँ, और बाकी का पोस्ट हो जाएगा। तो ये कितने मंथ हो रहे? 9 मंथ। और ये कितने मंथ हो रहे? 3 मंथ। तो 75,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 56,250 ये प्री हो गया। और 75,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कितना वापस? 18,750 ये पोस्ट हो गया, बस सिंपल। हाँ देखिए, प्री इक्वेशन और ये पोस्ट। तूने खरीदा कब है? देख शेयर्स को खरीदा कब है? 1 जनवरी को। तूने कब खरीदा है? 1 जनवरी को। और तुझे ये पूरे पीरियड का क्या मिल रहा है? ये पूरे पीरियड का डिविडेंड मिल रहा है। तो 1 जनवरी के जो पहले है, 1 जनवरी के जो पहले, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? वो प्री हो जाएगा। और इसके बाद का जो है वो पोस्ट हो जाएगा। अब कैसे डिवाइड करेंगे? तो मंथ के हिसाब से। 9 मंथ इधर आ रहा है, 3 मंथ इधर आ रहा है। नहीं, 1 अक्टूबर देख, जब भी डिविडेंड तो हमेशा साल के बाद नहीं मिलेगा, पर वो डिविडेंड कौन से पीरियड का मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, उससे लेना देना अपने को। हाँ, ये मत सोचना कि तूने 1 अक्टूबर को खरीदा तो सब फ्री हो गया, नहीं। डिविडेंड अगर 1 अक्टूबर को मिल रहा है तो सब फ्री हो गया, नहीं। तूने ये खरीदा कब है? 1 जनवरी को। 1 जनवरी के हिसाब से तुझे क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नीचे लिखना आंसर। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू जो तुम्हारा 5 लाख था तो मैं खरीदा माइनस 56,250, 4,43,750 तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, डन। ये लिख लिया। कार्तिक ये समझ में आया? कार्तिक साइलेंट एकदम। क्या हुआ? कुछ हुआ इसको? कौन कौन सही नहीं थी? अच्छा, शायरी। अच्छा, वो सही थी। चलो अब इसका, जैसे हम लोग ने दूसरे में लिखा है, इसका भी प्रोफॉर्मा बना लेंगे। तो बनेगा नहीं बनेगा? दूसरा ले। हेडिंग लिखना प्रोफॉर्मा। देखो प्रोफॉर्मा हाँ बना लेते, क्योंकि इसमें क्या क्या आएगा तुम्हें वो मालूम होना चाहिए ना। तो देखो शेयर्स में नॉर्मली क्या क्या ट्रांजेक्शन आएगा, देखो समझो। सबसे पहले तुमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, ठीक है। बाद में वो कंपनी तुम्हें क्या दे रही है? बोनस। बताओ, बोनस तुम्हें फ्री में मिलेंगे। खाली सिर्फ किस में एडिशन होगा? तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स में। उसका कॉस्ट क्या आएगा? नील आएगा। कॉस्ट हमेशा उसका 0 आएगा। दूसरा, इस क्वेश्चन में क्या आ सकता है? राइट्स इशू। कम मार्केट प्राइस में देते, ठीक है। जैसे समझो कंपनी ने 6:1 का तुम्हें क्या दिया है? राइट्स दिया है, ऑप्शन दिया है। अगर तुमने सारे राइट्स खरीद लिए तो कहां लिखोगे? डेबिट साइड में।
ऐसा सच वो तुम्हारे लिए क्या हो गया, परचेज ही हो गया। लेकिन मान लो तुमने आधे तो खरीदे, तो कहां लिखोगे, डेबिट में, और बाकी आधे तुमने किसी को बेच दिए 2 रुपए में। नहीं, नहीं, इसीलिए देखो ऊपर एक पॉइंट लिखा है, ये सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट्स, मतलब अगर मैं राइट्स बेचता हूं तो क्या करूंगा, क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि मेरे लिए वो क्या है, इनकम है ना। मैंने अपने राइट्स किसी बाहर वालों को बेच दिए हैं, तो मैंने क्यों बेचे, ताकि मुझे कुछ पैसे मिल जाए, तो वो मेरे लिए क्या होता है, इनकम। सिर्फ स्पेशल केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, वो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होगा तो। अदरवाइज वो क्या है, मेरे लिए पीएनएल में सीधा ट्रांसफर कर देना है, मतलब वो मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है। और फिर इसमें और क्या आ सकता है, हम लोग ने शेयर्स को बेच दिया, पहले तो खरीदा, बोनस मिला, राइट्स मिला, अब मैंने शेयर्स को क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं, तो उस बेचने के टाइम पे मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है, वो आ जाएगा। फिर वापस से लास्ट में बैलेंस करना है, बैलेंस करने के टाइम पे वही कॉस्ट और मार्केट प्राइस वो करना है अपने को, बस। समझ में आया? तो फॉर्मेट लिख लेते पूरा, लिखो, लाइनें खींच लो फटाफट, ऐसे एक, ऐसे दो, बाईबैक नहीं आएगा इसमें, इस चैप्टर के लिए नहीं बताया, एएस में नहीं है। कौन सा, सेम, यही पढ़ा आज, अच्छा, इसलिए तू हंस रही थी, मेरे को लगा ये हंस क्यों रही है बोनस बोलने पे, तो अब मालूम पड़ा। हाँ, नहीं सेम है, जो उसमें तो सेम है बेटा, एक डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर लिखना है ना, नंबर, फिर डिविडेंड, और फिर कॉस्ट, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, डिविडेंड एंड कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ सकता है, तो हो सकता है तो मैं पहले ओपनिंग बैलेंस दे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डिविडेंड के कॉलम में कभी कुछ नहीं आएगा। फिर तुमने और शेयर्स खरीदे, तो परचेज उसका नंबर्स के कॉलम में आएगा और कॉस्ट के कॉलम में आएगा। फिर तुमने क्या खरीदे, राइट शेयर्स खरीदे, तो अगेन बैंक डेबिट साइड में लिखोगे, राइट शेयर्स। फिर तुम्हें कंपनी से क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, बोनस शेयर्स, बोनस में सिर्फ नंबर के कॉलम में आएगा, कॉस्ट के कॉलम में जीरो, करेक्ट। फिर इस साइड तुमने अगर बेचा है तो बाय बैंक अकाउंट, और बैंक में नंबर्स के कॉलम में भी आएंगे, कॉस्ट के कॉलम में भी आएगा, एक ही बात है ना, नंबर को इनटू उससे करो तो फेस वैल्यू हो गया है ना। बाय बैंक अकाउंट, ये कौन सा बैंक अकाउंट है, ये जो अपने को प्री इक्वेशन डिविडेंड मिलेगा, तो वो हम कौन से कॉलम में लिखेंगे, सिर्फ कॉस्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। फिर वापस से बाय बैंक अकाउंट, अगर मुझे कोई डिविडेंड मिल रहा है, तो ये डिविडेंड कौन सा होगा, पोस्ट इक्वेशन डिविडेंड, जो हम डिविडेंड के कॉलम में लिखेंगे। और फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो हमने शेयर्स बेचा है उसका लॉस, और अगर इधर प्रॉफिट आया तो इधर। और फिर लास्ट में हम इसे क्या कर लेंगे, बैलेंसिंग फिगर, नंबर्स में और कॉस्ट में।
फिर देखो इलस्ट्रेशन 6, अब इसी पे एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 6। पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से और उसके बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना इजी है। ऑन 1st April 2011, Mr. Krishnamurthy purchased 1000 equity shares of 100 each in Telco Limited at 120 each from a broker who charged 2% brokerage। बताओ यहां तक तो समझ में आ गया। मैंने कितने शेयर्स खरीदे? 1000 शेयर्स। तो मेरे वो नॉमिनल वैल्यू या फिर नंबर ऑफ शेयर्स में कितने लिखूंगा मैं? 1000। मैंने खरीदे कितने में? 120। तो 1000 इंटू 120, 1,20,000, और उस 1,20,000 में 2% हम लोग ऐड कर देंगे। 2% निकालना कितना आ रहा है? 2400। यहां तक आया समझ में? ठीक है। फिर ही इंकर्ड 50 पैसे पर 100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प्स। मतलब ब्रोकरेज के अलावा मेरे और भी खर्चे हो रहे हैं, स्टैम्प के खर्चे। तो 50 पैसे पर 100, 0.05% है ना, 0.5% करना। 1,20,000 का 0.5%, नहीं नहीं, ये 600 आ गया, 600 आ रहा है ये। तो अब ये तीनों का प्लस करो, 1,23,000, 1,23,000 बेटा। 0.5% ऑफ 1,20,000, 0.5, नहीं नहीं, 1,20,000 का 0.5% आया ये। तो बताओ मैंने जो नंबर्स में कितना आएंगे? 1000। कॉस्ट में कितना आ जाएगा? 1,21,000। यहां तक क्लियर? बताओ क्या इसमें एक्रूड डिविडेंड वगैरह कुछ फंडा करना है? नहीं करना है। टाइम बच गया अपना उतना। ठीक है, नेक्स्ट। On 31/1/2012, bonus was declared in the ratio of 1:2। See, हमेशा इसको क्या लेना है? 2:1, क्योंकि एक के सामने कभी भी दो कंपनी नहीं देगी। तो 2:1। मेरे पास कितने शेयर्स हैं? 1000। तो मुझे कितने मिल जाएंगे? 500। अब बोनस शेयर्स को कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में। नंबर में कितना लिखूंगा? 500। कॉस्ट के कॉलम में 0, नील। क्यों नील? फ्री में मिलते हैं, उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता है अपने को। Before and after the record of bonus shares, the shares were quoted 175 and 90 per share respectively। मतलब बोनस शेयर्स देने से पहले मार्केट में उसकी रेट क्या थी? 175। बोनस देने के बाद मार्केट में उसकी रेट क्या हो गई? 90। ये इंफॉर्मेशन है तुम्हारे लिए कि बिफोर और आफ्टर का तुम्हें रेट दिया हुआ है। ठीक है। 32,000 सोल्ड एज टू अपने कौन से शेयर्स बेच दिए हैं? खाली बोनस वाले शेयर्स बेच दिए। मतलब कितने शेयर्स? 500। बताओ सेलिंग प्राइस 90। बस इसलिए अपने को वो सेलिंग प्राइस दिया था। समझ में आया अभी? तो 500 इंटू 90 करो, 45,000। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे अपन? ब्रोकरेज कितना परसेंट है? 2%। 90 आएगा 44,100। ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस गया। बेचा है तो बेचा है तो बेचा है तो प्रॉफिट लॉस निकालना है। ये सब कॉमर्स के स्टूडेंट्स बता सकते हैं। बेचा है तो प्रॉफिट एंड लॉस। प्लांट मतलब प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड फर्नीचर एंड, ये सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं कि नहीं। चलो अब क्या बनाना देखो। शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कृष्णामूर्ति हु हेल्ड द शेयर्स एज करंट एसेट्स, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। जैसे करंट इन्वेस्टमेंट आया, और अगर ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म होता तो एट कॉस्ट, जितने में खरीदा वही रेट पे अपने को वैल्यू करना है। एंड द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। मार्केट वैल्यू तो दिया ही नहीं है, वो है ना कितना? 90, क्योंकि बोनस के बाद है ना, तो मार्केट में तुम्हारा रेट क्या हो गया है? 90। हाँ, कि पहले इतना था बाद में इतना। 175 तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया। बनाओ फॉर्मेट। हाँ, डिविडेंड इसमें है ही नहीं। हाँ, मत बनाओ, कोई मतलब नहीं है। अब देखो इसमें थोड़ा सा ये ऊपर ध्यान देना। पहले क्या लिखते हैं अपन? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कृष्णमूर्ति। देखो ये एक बार समझ लो एक बार। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कृष्णमूर्ति ये लिखते हैं हम लोग। फिर लिखते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। नीचे ये लिखना होता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब मैंने क्या खरीदा? इक्विटी शेयर्स ऑफ टेल्को लिमिटेड। ये ऐसा अपने को अकाउंट के नीचे लिखना होता है।
ये है तुम्हारा इलस्ट्रेशन 6 इन द बुक्स ऑफ कृष्णमूर्ति। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तुम लोग सब पूरा लिखोगे। क्या हाँ, ये तो पिट जाएगा फिर। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, रुपीस। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, रुपीस। करे स्टार्ट। अगर अकाउंट बन गया तो डिविडेंड नहीं बनाया, बिकॉज इसमें डिविडेंड का कुछ दिया ही नहीं था, इसलिए अपन ने बनाया नहीं। डन करे, बच्चे लोग करे। देखो चलो फर्स्ट पहले देखो हमने कब खरीदा है, ये मिटा दूं थोड़ा सा, फिर से एकदम फ्रेश करेंगे, है ना। चलो 1/4/2011 हम लोग ने 1000 इक्विटी शेयर्स परचेस करे, और वो जो जो वर्किंग था वो अपन दिखा देंगे वर्किंग नोट्स में। तो लिखो पहले यहाँ 1 अप्रैल 2011, यहाँ पे लिखो टू बैंक अकाउंट, और नंबर्स में लिखना 1000। और ये अपने को अभी पता है 123 आ गया है, लेकिन ये कैसा आया तो अपन ये कहाँ दिखाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 में। वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या लिखोगे, परचेज प्राइस ऑफ शेयर्स ऑन 1/4/2011। ठीक है, कितने में खरीदा था अपन ने, 1000 इंटू 120, तो 1000 इंटू 120, तो ये आया 1,20,000। इसमें हम लोग ने ब्रोकरेज ऐड किया, कितना परसेंट था, 2%, तो 2400, प्लस इसमें हम लोग ने स्टैम्प ड्यूटी ऐड किया 0.5%, वो आया था 600, और ये टोटल आ गया 1,23,000। तो ये अपने फर्स्ट का वर्किंग नोट। लिखो फटाफट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बताओ, बोनस। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, बोनस। उसने बोनस कब दिया है, बोनस देखो, बोनस वाज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो ये वर्किंग नोट में जाएंगे पहले हम लोग, लिखो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2, बोनस इशू। रेशियो क्या है, 2:1। हमारे पास कितने शेयर्स है, 1000, तो मुझे कितने शेयर्स बोनस में मिल जाएंगे, 500 शेयर्स। बना दो ना, सिंपल है, 2 मिनट लग रहा है, मार्क्स पूरे चाहिए ना अपने को। बोनस की डेट 31/1/2012, 31/1/2012। यहाँ पे लिखना टू बोनस शेयर्स, और यहाँ पे 500, और कॉस्ट के कॉलम में 0, 500 एंड कॉस्ट के कॉलम में 0 लिख लिया। चलो अब क्या है, बोनस के बाद चेक करो। अब सेल आ गया, 31 मार्च को हम लोग ने बेच दिया है, बोनस शेयर्स बेच दिया है हम लोग ने, और वो भी कितना, 2% ब्रोकरेज पे। तो निकालो,
क्रेडिट साइड में लिखो पहले 31 मार्च 2012 बाई बैंक अकाउंट। हम लोग ने 500 शेयर्स बेच दिया, लेकिन उसका प्राइस फाइंड करेंगे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 3 में। तो वर्किंग नोट नंबर 3 सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस कितने बेचे अपन ने? 500। कितने में बेचे थे? शायद से 90। तो ये आ गया 45,000 माइनस ब्रोकरेज 2%। कितना है 2%? 900। तो ये आ गया 44,100। तो इधर लिख दो 44,100। 44,100। ठीक है, 44,100। अब बताओ, जब भी हम लोग सेल करेंगे तो क्या करना है हमें? सेल करेंगे तो प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो एक और वर्किंग नोट बनाओ इधर ही, वर्किंग नोट नंबर 4 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ना ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, बस पूरा क्वेश्चन हो गया। बाकी तो ऊपर तो बहुत इजी था, परचेज सेल। प्रॉफिट लॉस कैसे निकालना है वो देखो। सबसे पहले लिखो सेलिंग प्राइस कितना है 44,100 माइनस कॉस्ट प्राइस। हाँ 500 के तो फ्री में, ऐसे तो नहीं बोलोगे कि ये फ्री में पड़े अपने को, तो ऐसे नहीं करते। देखो वो 500 क्यों मिले? क्योंकि मेरे पास 1000 शेयर्स थे। समझ में आया? अब कैसे निकालोगे बताओ? देखो ऐसे नहीं, 123 प्लस बोनस का 0 और डिवाइड बाई 1000 पहले थे 500 थे, तो ये प्लस इनटू कितने बेचे? 500। ऐसे जैसे उसमें करते थे हम लोग, कॉस्ट और ये प्लस करते थे। ठीक है, ये करो, कितना आ रहा है बताना जरा। 41,000। कैसे? 123 डिवाइड, अगर बोनस नहीं होता, मान लो सिर्फ परचेज ही होता, तो 123 डिवाइड बाय 1000। इसमें कोई फीफो मेथड नहीं है ना, इसमें कोई फीफो मेथड होता तो मैं सिर्फ 123 में से ही बेचता। करेक्ट है ना? अब यू भी नहीं बोल सकते कि भाई उसका कॉस्ट प्राइस 0 आएगा। कॉस्ट हम लोग हमेशा अपने को इस तरीके से निकालना है। बस ये क्या आया बताओ, प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट है ना? तो प्रॉफिट कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में। तो यहाँ पे डेट लिखो 31 मार्च 2012 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कॉस्ट के कॉलम में लिख देना 3100। कॉस्ट के कॉलम में 3100। ठीक है, अब बताओ एंड में अभी क्या निकालना है? खाली बस क्लोजिंग बैलेंस। तो डेट 31 मार्च 2012 बाई बैलेंस कैरिड डाउन। देखो पहले ये 1500, यहां पर भी 1500, कितना बच गया बैलेंस? 1000। अब नीचे लिख लो वर्किंग नोट नंबर 5 आएगा ना, क्योंकि 4 प्रॉफिट एंड लॉस का था। तो वर्किंग नोट नंबर 5। अब वहां पे अपन इसका वैल्यू निकालेंगे। देखो वर्किंग नोट नंबर 5, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। कितने बच गए अपने बताओ? 1000 बच गए। तो 1000 का सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 शेयर्स कैसे? सेम वही फंडा। करेक्ट है ना? वही फंडा यूज करना है। 123 डिवाइड बाई 1500 इंटू 1000, 82,000 आ रहा है। 82, 82,000। 82,000 ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब नीचे लिखना मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस देखो कितने बचे अपने पास? 1000 शेयर्स इंटू मार्केट की प्राइस क्या? 90, तो 90,000। तो लोअर ऑफ अबाउ, दैट इज रुपीज 82,000। थाउजेंड।
पर अगर मार्केट रेट अगर समझो कम होता तो 80 होता तो फिर तुम्हें निकाल के चेक करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कितना 82,000। अब चेक करो तुम्हारा दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। तो 126,100 126,100 बराबर। वन 126,100 आया समझ में। वर्किंग नोट्स किसी को लिखना है ऊपर करूं? हो गया सब लिखना है भाई, ये लिख लो। हुनर लिख रही है। डन। वर्किंग नोट्स लिखना है किसी को, ये डन है। चलो अब थोड़े से होमवर्क क्वेश्चन जो तुम लोग ट्राई करोगे घर पे, उसमें तुम लोग लिखना इलस्ट्रेशन 8। एक इलस्ट्रेशन 8 तुम लोग ट्राई करोगे। और दू, एक और दे दू। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10। और जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 आ जाएगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 13 भी आ जाएगा। बहुत इजी है, तुम लोग देखना अभी जैसे ये क्वेश्चन किया ना, तुम्हें सबके फ्लो समझ में आ जाएंगे कैसे क्या होता है। हो सकता है कि एट को तो छोड़ ही देना, वहां पे आंसर देखने मत जाना। जैसे तुम्हें समझो इस क्वेश्चन में से कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो मैं आंसर देख लूं पहले फिर करने लग जाओ, वैसे छोड़ देना, मैं समझाऊंगा, मैं हूं यहाँ। ठीक है, अगर डायरेक्ट तुम्हें देख के क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो करना, अदरवाइज छोड़ देना, फिर कोई कहीं नहीं है। लास्ट 2 लेक्चर और लगेंगे इसको, इस चैप्टर को कंप्लीट करने में बस। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।